नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योत्काल चक्रा में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ आज एक लेजेंड के जीवन के ऊपर हम एक वीडियो बना रहे हैं कि वो क्या योग होते हैं कि जातक राजनीति में आता है और सफलता प्राप्त करता है। मैं आप सभी के सहयोग से आदरणीय उत्तरा दीदी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी। जी, एक्चुअली आज जो हमारा विषय है, जैसा कि अभी दीपक जी ने बता भी दिया कि ज्योतिष और राजनीति, इसमें हम थोड़ा सा और ये भी ले लेंगे कि भाई मंत्री या प्रधानमंत्री का पद किस प्रकार प्राप्त किया जाता है या प्राप्त होता है, मिलता है। तो हमारे जो आकाशीय ग्रह हैं, जितने भी हमारे 9 ग्रह हैं कुल मिलाकर, अगर हम राहु केतु को भी मिला लेते हैं तो उनमें गुरु जो है वो सबसे प्रमुख ग्रह है, जो उच्च पद प्रदाता है, उच्च पद प्रदान करता है, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब। और बुध को जो है वो युवराज माना जाता है, वैसे भी हमारे साहित्य में भी। तो युवराज का पद या उच्च पद देना, मंत्री पद देना, राजा के योग्य बनाना, ये बुध का कार्य रहता है। तो ये दोनों ग्रह जो हैं यदि मिल जाते हैं, शुभ दृष्टि संबंध रखते हैं, तो व्यक्ति को सांसद बना सकते हैं, मेयर बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं। ये हमें पता लग जाता है कुंडली में। फिर इसके अतिरिक्त यदि मंत्री बनते हैं व्यक्ति, कोई भी सांसद चुने जाने के बाद या नहीं चुनने के बाद, तो उनके जो है सत्ता और अधिकार मिलते हैं उनको। तो इसके लिए हमारी कुंडली में या उस व्यक्ति की कुंडली में मंगल सुस्थापित होना चाहिए। सबसे पहले गुरु को देखा, फिर बुध को, अब मंगल भी सुस्थापित, बलवान, अच्छे भावों का स्वामी। उसके बाद आता है कि मंत्रीगण जो होते हैं, जो मंत्री बनते हैं, जो पद धारण करते हैं, वो अधिक विश्वसनीय पद धारण करते हैं, अधिकारों से युक्त तो होते ही हैं, और पद और गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं जब वो मंत्री बनते हैं। तो इसके लिए कुंडली में शनि की स्थिति लाभदायक हो और शनि बलवान हो, अर्थात वो अच्छे भावों से जुड़ा हुआ और स्ट्रांग हो। इसके अतिरिक्त एक और चीज आती है जो बुध और गुरु हमें प्रदान करते हैं, वो है क्योंकि राजनीति में भाषण कला का, वाक चातुर्य का और लोकप्रियता व्यक्ति को सफल राजनेता। तो इसके लिए जैसा मैंने बताया कि गुरु और बुध, इनका कारक होना और वाणी स्थान से जुड़ना, सेकेंड हाउस, हमारा वाणी भाव सेकेंड हाउस से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। और मंगल यदि इनको देखता है, इन दोनों ग्रहों में से किसी को भी, तो व्यक्ति जो होता है वो वस्तु स्थिति मतलब वास्तविक स्थिति का आवश्यक विश्लेषण बहुत अच्छी तरह से कर लेता है और जनता के सामने सही रखने में समर्थ होता है और जनता को अपने पक्ष में करने की सामर्थ्य भी देता है। अब हम कुछ जो हमारे प्राचीन ज्योतिषाचार्य हुए हैं, उन्होंने भी अपने अपने विचार लिखे हैं कि एक सफल राजनेता कौन बन सकता है या मंत्री पद या राजा पद तक कौन जा सकता है। तो इसमें उन्होंने कहा है, इसमें सबसे पहले आते हैं वैद्यनाथ दीक्षित। ये कहते हैं अपनी जातक पारिजात पुस्तक में कि व्यक्ति के सूर्य, मंगल, बुध और शनि का योग यदि बनता है और ये शुभ भावों के स्वामी होते हैं, अच्छे भावों के स्वामी होते हैं, तो उसे मंत्री बनाते हैं। एक पॉइंट तो उन्होंने ये दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि यदि चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र तथा शनि ये एक ही भाव में हो तो भी जातक मंत्री बन सकता है। तीसरा बिंदु उन्होंने दिया कि भाग्य भाव में यदि गुरु और उस पर मंगल की दृष्टि हो तो भी वो लाभदायक है। चौथा पॉइंट है कि यदि 3-3 स्वग्रही हो किसी भी कुंडली में, 3 ग्रह हो, तीनों स्वग्रही हो, उसमें उच्च का भी हो सकता है, तो भी उसको मंत्री बनाने में वो सहायता करते हैं। अब आते हैं दयालु, राम दयालु, जो संकेत निधि जिन्होंने ग्रंथ लिखा है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति युवावस्था में भी कभी कभी कोई मंत्री बन ही जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो है एक मिस्टर अनुराग ठाकुर हैं, और भी हैं कुछ लोग। तो उनके 5वें भाव का स्वामी यदि चौथे भाव में होता है तो वो अपनी युवावस्था में भी मंत्री पद या उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। अब पृथ्वीवास आते हैं, पृथुयास, जिन्होंने होरासार लिखी है पुस्तक। उन्होंने कहा है कि सूर्य और गुरु यदि छठे भाव में हो, शुक्र 5वें या 10वें भाव में हो, तो जातक को मंत्री पद तक उठाता है। उनका कहना है कि शुभ और पाग कारक ग्रह
जो कुंडली में होते हैं वो तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव से जुड़े, है ना। और चाहे वो कोई पाप ग्रह हो, लेकिन वो कुंडली के कारक भावों के स्वामी हो, अर्थात अच्छे भावों के स्वामी हो। हमारे यहाँ मुख्यतः मंगल, शनि, राहु को ही पाप ग्रह माना गया है, लेकिन वो अगर अच्छे भावों के स्वामी हो और लग्न या 10th हाउस से जुड़े हुए हों, तो भी जातक जो है उच्च पद पर चला जाता है, मतलब मंत्री पद तक बनता है, या और मुख्यमंत्री, या आगे चलकर और भी उच्च पद प्राप्त करता है। अब फल दीपिका में एक और हम उनकी वो पढ़ लेते हैं, उनकी सलाह, वो क्या कहते हैं मंत्रेश्वर। उनका कहना है कि बुध जो है व्यक्ति को या जातक को श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ बनाता है। मंत्री पद के लिए हमेशा 5वें भाव से देखना चाहिए, और गुरु, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति अवश्य देखनी चाहिए। ये सबके अलग अलग विचार हैं, इसका हमें सार ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि सबके विचारों में कुछ कुछ मतभेद है और भी चीजें। मंत्री पद और राजनीतिज्ञ बनने के लिए व्यक्ति को एक तो सबसे पहले भाग्यशाली होना भी आवश्यक है, क्योंकि जातक के पास जरूरी नहीं है कि खूब पैसा ही हो या वो पढ़ा लिखा ही हो, लेकिन उसका भाग्य प्रबल होना चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उच्च सरकारी अफसर होते हैं या प्रोफेसर होते हैं, वो राजनीति में कम ही आते हैं। आते तो हैं, हम ना नहीं कर सकते, लेकिन वो कम आते हैं। तो व्यक्ति को इसके लिए भाग्यशाली होना आवश्यक है, बनस्पत पढ़े लिखे होने के या बहुत पैसा हो। अब हम कृष्णमूर्ति जी के विचारों पर आ जाते हैं कि कृष्णमूर्ति जी इस संबंध में क्या कहते हैं। जैसा हमारे पृथुव्यास जी ने भी कहा है, उसी से मिलता जुलता जो निर्णय है वो कृष्णमूर्ति जी ने भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मंत्री पद प्राप्त करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हमसे पूछने आता है कि भाई मैं चुनाव लड़ूं और क्या मुझे मंत्री पद मिलने के योग हैं मेरी कुंडली में, तो उनका ये कहना है कि लग्न भाव, छठा भाव, नवा भाव और 10वां, इन भावों का जो कस्प रहता है, जो स्टार्टिंग बिंदु रहता है, किस डिग्री पर है हमारा स्टार्टिंग बिंदु, उस पर ग्रहों की शुभ दृष्टि होनी चाहिए। शुभ दृष्टि लाभदायक है, वो आवश्यक है। और इसके अतिरिक्त इन भावों पर बैठे जो ग्रह होते हैं वो भी लाभदायक हो, कारक ग्रहों मतलब अच्छे भावों के स्वामी हो, और अच्छे ग्रहों के नक्षत्रों में ये होना अत्यंत आवश्यक है, तभी लाभ प्राप्त होता है। और इन भावों के जो सबलॉर्ड्स होते हैं, उपस्वामी, वो भी 1, 6, 9, 10 और 11 इन भावों से जुड़े रहने चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक गूढ़ मीनिंग है कि लग्न जो है, एक एक भाव के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं वो, कि लग्न जो है वो जातक को लाभ का उपभोग करने देता है, कि जो हमें लाभ मिल रहा है जीवन में उसका उपभोग करने देता है। छठा घर जो है विरोधी पक्ष को असफलता देता है, 6th हाउस विरोधी पक्ष को नुकसान होता है, उसको असफलता मिलती है और जातक को विजय मिलती है। इसके अलावा नवा भाव जो है हमारे जो पिछले जन्म के श्रेष्ठ कर्म है उनका बैलेंस है, जिसका फल हमें इस जन्म में मिलता है। 10वां भाव हमें नाम, यश, सम्मान, लोकप्रियता, व्यवसाय आदि की जानकारी देता है। और अंत में 11वां भाव चुनाव में सफलता, अभिलाषाओं की पूर्ति और कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बारे में बताता है कि हमारा जो कार्य है वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए। इसके अतिरिक्त ये तो चुनाव के संबंध में हुए कि भाई किस तरह से चुने जा सकते हैं मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लेकिन ग्रहों द्वारा ही हमें ये भी पता लग जाता है कि पदच्युति कब होगी, या मंत्री पुनः पद ग्रहण कब करेगा, या इस्तीफा कब देगा, त्याग पत्र कब देगा। ये सारी चीजें भी हम कुंडली से या उनके विभागों के परिवर्तन यदि होते हैं तब भी ये चीज भी हमें कुंडली से ज्ञात हो जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सुस्थापित गुरु, बुध और मंगल ये तीनों तो वाक चातुर्य देते हैं और विश्वसनीयता देते हैं, और शनि भी इसके साथ विश्वसनीयता देता है, शुभ। और राहु का जो रोल रहता है, जो मैंने अब सबसे लास्ट में लिया है, क्योंकि आजकल वर्तमान समय में राहु का रोल सबसे पहले आ जाता है, क्योंकि राहु जो है वर्तमान समय की कूटनीतिक शक्ति है। जोड़ तोड़ बनाना, योजनाएं बनाना, भीड़ इकट्ठी करना, जुलूस निकालना, प्रचार करना या दुष्प्रचार, प्रचार भी और दुष्प्रचार भी, गलत प्रचार। आजकल हम देख ही रहे हैं, अभी चुनाव के दिन आ रहे हैं 5 राज्यों में, तो किस प्रकार से प्रचार भी हो रहे हैं और दुष्प्रचार।
तो ये सब व्यवस्थित करने की जो योग्यता है ये राहु प्रदान करता है। शनि के लिए एक चीज लेकिन और कही जाती है जिसको हम ध्यान देना चाहिए कि शनि दशम भाव में जितना ऊंचा ले भी जाता है उतना ही यदि वो कारक हो तो गिरा भी देता है। शनि का ये है। अब राजनीति के बारे में कौन कौन सफल होता है ये भी हम संक्षेप में बता देते हैं कि एक तो वो लोग सफल होते हैं जो प्रखर बुद्धि के स्वामी होते हैं, बुद्धि जिनकी बहुत तेज होती है किंतु उनके कुछ भी सिद्धांत नहीं होते। और दूसरे ऐसे होते हैं जिनके केवल एक ही सिद्धांत रहता है कि उससे जो ऊंचे नेता हैं या बड़े नेता हैं उनकी चापलूसी करना और अपने बेटे पोतों के लिए वो कुछ करके जाना चाहते हैं, देश के बारे में नहीं सोच। इसीलिए ये भी कहा गया है कि राष्ट्रभक्त और राजनीतिज्ञ में बहुत अंतर है। राजनीतिज्ञ एक सफल जो राजनीतिक पार्टी होती है उससे जुड़कर सफल हो जाता है, जबकि राष्ट्रवादी जो होता है, जो राष्ट्रभक्त होता है, वो देश की उन्नति और समृद्धि के बारे में सोचता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए और वो अपनी नीतियों पर ही चलता है, जबकि राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो परिस्थितियों से समझौता करते हैं। तो इसी प्रकार एक राष्ट्रभक्त नेता जो हमारे वर्तमान समय में मौजूद हैं, श्री मोदी जी हैं, उनकी कुंडली का आज हम विश्लेषण कर लेते हैं जिससे आपको काफी बातें स्पष्ट हो जाएं। इनका जो है डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950, सुबह 10:58, मेहसाना, गुजरात में है, इंडिया। अब इनकी कुंडली हम देख लेते हैं। देखिए वृश्चिक लग्न की कुंडली है ये और 0 डिग्री 45 मिनट का है। बहुत पहले जब शुरू में ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तब उदयपुर में एक सम्मेलन हुआ था। उस समय सब लोग इनकी, बहुत से लोगों ने इनकी तुला लग्न बताई थी। तो मेरे पास भी कुछ वहाँ के मीडिया के संवाददाता आए थे, मेरे से भी पूछा था कि मैडम क्या कहती हैं आप। तो मैंने कहा था कि ये तुला लग्न के नहीं हो सकते, ये वृश्चिक लग्न के ही व्यक्ति हैं। जैसा उनका बॉडी लैंग्वेज है, उनका बोलना है, उससे हम यही कह सकते और आगे चलकर ये बात बिल्कुल सही साबित। तो हम इसी के आधार पर, जस्ट लग्न उदित है वो उनका वृश्चिक लग्न, और देख लीजिए 0 डिग्री 45 मिनट का लग्न है। लग्न पर 1 डिग्री का मंगल है, बिल्कुल कस्प पर है, कस्प बिंदु पर है, और चंद्रमा 8 डिग्री का। हालांकि यहाँ चंद्रमा नीच का हो गया लेकिन वो भाग्येश है, भाग्येश लग्न पे आया है। लग्नेश स्वग्रही लग्न पर ही बैठा हुआ है, 1 डिग्री का है और गुरु के नक्षत्र में है, जो चौथे और पांचवें दोनों भावों से जुड़ा हुआ है, जो हमारे राजनीति के सूत्रधार भी कहते हैं। उसके बाद हम अन्य ग्रहों को देखें। गुरु चौथे भाव में बैठा हुआ है, कुंभ राशि का, जो पंचम भाव का स्वामी। पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है। इसके बाद हम देखें तो शुक्र और शनि जो है ये 10th हाउस में बैठे हैं। बुध और सूर्य बहुत क्लोज है, 0 डिग्री के हैं। ये कहने को 11th हाउस में है, लेकिन अगर हम कस्प कुंडली से देखते हैं तो ये 10th हाउस में ही आ जाते हैं, और केतु भी साथ में है। तो देखिए राहु जो है इन सब ग्रहों के साथ जो राजनीति का कारक है वो इन ग्रहों को प्रभावित कर रहा है अपनी कूटनीति से। हम अगर इनका लाइफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि शुक्र की महादशा खत्म होने के बाद, शुक्र की महादशा खत्म होते होते 2005 के बाद, ये पहले काम तो करते थे और दूसरी संस्थाओं में जो है आरएसएस वगैरह में, लेकिन उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर वगैरह बने जब इनके सूर्य की महादशा शुरू। सूर्य की महादशा इनकी बहुत सफलतम रही। इसके बाद चंद्रमा की महादशा में जब इनके 2014 में भारत के देश के इलेक्शन हुए, भारतवर्ष के, तो ये चंद्रमा की महादशा में ही प्रधानमंत्री के रूप में चयनित किए गए और बहुत बहुमत से। इसके बाद हम देखें कि दूसरे इलेक्शन में भी ये 19 में भी जीते, उसमें भी चंद्रमा की ही महादशा चल रही थी, और अभी भी मंगल की चल रही है। मंगल भी लग्न पर है, देखिए शनि के नक्षत्र में है वो मंगल, देख लीजिए, गुरु के नक्षत्र में है, सॉरी, गुरु के नक्षत्र और मंगल के ही सब में, चंद्रमा शनि के नक्षत्र। तो चंद्रमा इन्हें पद दे रहा है क्योंकि चंद्रमा तीसरे, चौथे और दशम भाव से जुड़ गया है, और इनका शनि खुद जो है 29 डिग्री का है, वो सूर्य के ही नक्षत्र में और राहु के सब में। तो इन्हें एक सफल कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ बना रहा है। और जबकि हम गुरु को यदि देखते हैं नक्षत्र के आधार पर, वो वक्री भी है, वो भी राहु के ही नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र और राहु के ही सब में है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। और ये जो अन्य ग्रह जो हैं, सूर्य और बुध, बुध तो उच्च का ही है, सूर्य और बुध ये दोनों भी सूर्य के नक्षत्र में है। शनि खुद सूर्य के नक्षत्र में है, केतु खुद भी सूर्य के नक्षत्र। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि मंगल की जब तक महादशा चलेगी 2028 तक, तब तक जो है
ये सफल रहेंगे। और आगे तो राहु की महादशा है, राहु सारे ग्रहों को देख रहा है और सारे ग्रह राहु को देख रहे हैं, तो वहां भी हमको ऐसा नहीं लगता कि इनका प्रभाव क्षेत्र जो है वो थोड़ा कम होगा और आगे भविष्य में चलता ही रहेगा। तो आप देख लीजिए कि कुंडली में मंगल स्वग्रही है, सूर्य बुध जो है वो उच्च का भी है और स्वग्रही भी है काफी। और इसके प्रकार लाभ भाव में या जो 11th हाउस है उसमें 4 ग्रह आए हुए हैं। और मंगल जो छठे भाव का स्वामी है, जो शत्रुहंता कहलाता है, वो इनके लग्न पर ही है। तो इनके शत्रु जो है बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाते। जो भी इनसे शत्रुता करता है या कुछ बैर मोल लेता है वो परेशान ही होता है। हमारे यहाँ तो एक जोक भी चलता है कि जिसको मोदी जी ने गले लगा लिया समझ लीजिए वो गया। एक हंसी मजाक की बात है, बहुत सीरियस नहीं है। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा, सुना, और अगर आप सराहेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी, आपने इतने अच्छे अच्छे सूत्र बताए और महापुरुषों के जो योगदान है राजनीति के विषय में कि कैसे राजनीति में आए हुए व्यक्ति के बारे में कैसे देखा जाता है, और उसके बाद आपने कुंडली पे अच्छे से उन योगों को अप्लाई करके बताया। रियली सर, बहुत हाँ बहुत हृदय से धन्यवाद आपका। बहुत शानदार वीडियो है। आप कुछ कह रहे थे प्लीज। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि प्राचीन समय में हमारे यहाँ अगर राजतंत्र था, राजा और युवराज होते थे, तो कुछ राज्यों में लोकतंत्र भी था। वैशाली जैसे हैं, गणतंत्र जिसको हम कहते थे। तो हमारे यहाँ राजाओं के ऊपर और इनके ऊपर बहुत काम हुआ है और उनके योग भी बहुत ध्यान से देखे गए हैं कुंडलियों में, और उन्हीं के आधार पर ये निष्कर्ष निकाले गए हैं। तो ये काफी हद तक हमारी वर्तमान समय में भी कुंडलियों पर लागू होते हैं अगर हमें सही कुंडली मिल जाती है। एक जनप्रिय, महत्वपूर्ण। लोकप्रिय, एक सबके प्रति समान भाव रखकर सेवा भाव से कार्य करने वाले एक राष्ट्रभक्त समाज सेवी मोदी जी के ऊपर एक बहुत शानदार वीडियो के लिए फिर से मैं हृदय से धन्यवाद, आभार, नमस्कार।